हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में संविधान का भाग 12 जो कि केंद्र राज्य संबंध के वित्तीय संबंध की बात करता है। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में संविधान का भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद स्मार्टनेस। वहाँ पे वीडियो की PDF और लिंक प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध फ्रेंड्स, जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध की बात करता है उसके राजस्व विभाजन की बात करता है। वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 264। और ये कौन से भाग में है? भाग 11। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध की बात कि कैसे किया जाता है, कैसे अनुदान दिए जाते हैं, क्या काम होता है और इसका बंटवारा कैसे होता है, तो इसके लिए भाग 12 बनाया गया है। ठीक है, राजस्व विभाजन की बात करें तो संघ द्वारा करों से प्राप्त राजस्व का केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजन होता है। ठीक है, जो भी केंद्र कर प्राप्त करता है, और इसका जो प्रावधान है वह 268 से 272 तक अनुच्छेद में दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कर शब्द के स्थान पर शुल्क शब्द का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, मतलब कर ना बोलकर उसे बोला जाता है शुल्क। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 264 आर्टिकल क्या कहता है। 264 आर्टिकल है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। यानी कि इसका अर्थ है कि जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई बुक होती है, कोई बुक में उसका सिलेबस सामने दिया होता है। इसी प्रकार वित्त की जो बात है, फाइनेंस कमीशन क्या काम करेगा, कैसे बंटवारा होगा, ठीक है, कर का विभाजन कैसे होगा, तो उस सब की बातें की गई हैं 264 आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट है 266, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत व राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे से संबंधित है। ठीक है, तो संचित निधि की बात कौन करता है? 266। अब संचित निधि होती क्या है तो ये भी हम जान लेते हैं। संचित निधि वह निधि है जिसमें संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा व्यय किया जाता है। ठीक है, अब इसमें राज्यों को करों व शुल्क में से उनका अंश देने के बाद जो भी धन बचता है वह इस निधि में डाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें अनुदान मांगे शामिल हैं। भारत की संचय निधि का प्रावधान, इसमें भारत की सभी जमा धनराशि यहीं से स्वीकार होती है। ठीक है, वह यहीं से पैसा निकाला जाता है। तो भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत की संचित संसद का नियंत्रण होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 267। 267 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आकस्मिकता निधि की बात करता है। आकस्मिकता निधि, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। आकस्मिकता निधि क्या होती है? जिस पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब ये होती क्या है? तो इसमें जमा धनराशि का जो भी व्यय होगा वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, यानी जो विधियां बनाई गई हैं उसके तहत इसका प्रयोग किया जाएगा, और संसद की अनुमति के बिना इससे धन नहीं निकाला जा सकता। कुछ ऐसी ही विशेष परिस्थितियां आती हैं जब राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं, यानी राष्ट्रपति का इसमें पूर्ण नियंत्रण होता है ऐसी सिचुएशन पर। ठीक है, तो आकस्मिकता निधि की बात करता है 267। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो 268, ये क्या कहता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि केंद्र कर लगाएगा, वसूलेगा कौन? राज्य, यानी राज्यों को वसूलने का अधिकार है और लगाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो केंद्र कर लगाता है, राज्य वसूलता है, और इसमें कौन कौन से कर शामिल हैं? तो इसमें औषधियाँ, स्टाम्प ड्यूटी, इस तरीके के कर शामिल हैं। ठीक है, आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 269। यह भी क्या करता है? यहाँ पर भी केंद्र कर लगाता है, ठीक है, और वसूलता है राज्य।
वसूलने का अधिकार किसको है? राज्य को है। इसका बंटवारा कैसे किया जाता है? तो राज्यों के मध्य ही इसका बंटवारा होता है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना है या जो सामान इकट्ठा करना है या मंगाना है, तो वह राज्यों को यहाँ पर अधिकार होता है कि ये आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे याद रखें कि लगाएगा केंद्र, वसूलेगा राज्य और बंटवारा इसका होगा राज्यों के बीच। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 275, जो कि कुछ राज्यों को संघ अनुदान देता है, इसकी बात करता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्यों के लिए अनुदान देने का अधिकार केंद्र के पास है? तो वह है आर्टिकल 275, यानी कि इसमें आता है विधिक अनुदान। विधिक अनुदान क्या होता है फ्रेंड्स? 275 यानी कि संसद के पास यह अधिकार है कि वे राज्यों की संचित निधि से जो भी धन है वह आपदा से निपटने के लिए राज्यों को ही प्रदान करेगी। यानी ऐसी सिचुएशन आती है जब राज्यों को इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर अनुदान देने का अधिकार संसद को है, उसे कहते हैं विधिक अनुदान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वित्त आयोग। ठीक है, 280 में बताया गया है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1951 में बात करें तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं केंद्र और राज्यों के लिए। तो करों की शुद्ध वितरण और राज्यों के बीच आगमों का आवंटन करता है। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को भी शासित करने का अधिकार इसे है। और राज्य जो है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की नगर पालिकाओं और पंचायतों की संसाधनों की पूर्ति के लिए संचित निधि से देने की बात करता है। यानी यहाँ पर सीधा सा नियंत्रण होता है केंद्र का और केंद्र से संबंधित है राज्य, और राज्य जो है अपने क्षेत्र के लिए कार्य करता है। यानी इसका सीधा सा मतलब हम समझ सकते हैं कि यह राज्य व केंद्र के बीच, ठीक है फ्रेंड्स, कर बंटवारे के लिए सिफारिशें देना इसका कार्य है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं तो ये पूछा भी जा सकता है। यह 5 सदस्यीय निकाय कहलाता है, यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इसके गठन का अधिकार किसे है? तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग 280। अब इसमें 5 सदस्य तो होते हैं, तो 5 सदस्य में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी वित्त आयोग जो होता है 5 सदस्यीय होता है। इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 281 जो वित्त आयोग की सिफारिशें करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें कैसे? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। यह सीधा बताया गया है 281 आर्टिकल में, यानी सिफारिशों की बात की गई है 281 आर्टिकल में। किससे संबंधित है? तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 283 है फ्रेंड्स, यहाँ पर, जो कि केंद्र व राज्य अपने राजस्व के लिए संचित निधियां, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से संबंधित अभिरक्षा की बात करता है 283 आर्टिकल। चाहे तो वह यह कर सकता है, चाहे तो वह नहीं कर सकता। तो ये एक प्रकार का संचित निधियों से आकस्मिकता निधि से संबंधित केंद्र राज्य के बीच का संबंध है। नेक्स्ट है 298 जो व्यापार करने की शक्ति प्रदान करता है दोनों के बीच, राज्य चाहे तो राज्यों के बीच, केंद्र चाहे तो आपस में केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, लास्ट है 300 जो वाद विवाद कार्यवाहियाँ यानी कानून जो बना दिए गए हैं उससे संबंधित विस्तृत वाद विवाद कार्यवाहियाँ शक्तियाँ इसमें बात की गई है कि आपस में मध्यस्थता के लिए बात कही गई है। वाद विवाद जो भी मामले हैं तो केंद्र व राज्य आपस में उसका निपटारा करे, उसके लिए संसद को अधिकार है राष्ट्रपति की अनुमति से।
फ्रेंड्स, अब हम वित्त अधिकार की बात करें तो ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित हैं और ना ही राज्य सूची में, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो कौन से कर हैं? वह उपहार कर और व्यय कर है। इस तरीके के कर हैं जहां पर केंद्र कर लगाएगा। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर लगे गए करों को राज्य वसूल कर अपने पास रख लेते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कर पूर्णतः और अंशतः रूप से राज्यों में वितरित किए जाते हैं। यानी केंद्र जो भी कर वसूलता है वह राज्यों और केंद्रों के बीच बंटवारा होता है, और राज्य सूची के जितने भी वर्णित विषय हैं उस पर जो कर लगाए जाते हैं वहां पर राज्य उसे वसूल कर अपने पास रखता है, और फिर जो भी अनुदान है उसे वह अपने लिए उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने ये वित्तीय संबंधी भाग 11 जो कि केंद्र राज्य के वित्त संबंध की बात करता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।